Hello everyone, this is Chanchal Maheshwari and I welcome you all again on Biology Corner. आज इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हमने सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस किया था, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, और फिर एक वीडियो में हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया था। तो हम सेल ऑर्गेनल्स को उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन से लेके उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और जो भी वर्ड साथ में आ रहा है बीच में जो डिफ़िकल्ट है, साथ में उसका भी मीनिंग समझ रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो बेसिक क्वेश्चन है जो हर सेल ऑर्गेनल को पढ़ने से पहले हमारे सामने आता है कि ये सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर प्रेजेंट क्यों है। अभी हम बात माइटोकॉन्ड्रिया की कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर क्यों प्रेजेंट है। जैसे हर एक सेल ऑर्गेनल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी रिलीजिंग ऑर्गन कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? एक ऐसा ऑर्गन जो सेल के अंदर एनर्जी को रिलीज करता है। अब एनर्जी को रिलीज करता है तो कहाँ से रिलीज करता है? अपने ही अंदर से रिलीज करता है। मतलब क्या? स्टोर भी करता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है एनर्जी को? एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है। और एटीपी क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनल है वो उसकी क्या नीड है सेल के अंदर? वो एक एनर्जी रिलीजिंग ऑर्गन है, यानी कि वो एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर एटीपी के फॉर्म में। और जब भी सेल को उसकी नीड होती है तो वो सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए उस एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ये हमने एक शॉर्ट में समझा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की नीड क्या है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी एनर्जी प्रोड्यूसर। प्राइमरी एनर्जी प्रोड्यूसर है सेल का। इससे क्या मतलब है? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्राइमरी एनर्जी प्रोड्यूसर है, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला और सबसे पहले एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला सेल ऑर्गेनल है। थर्ड पॉइंट क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, पावर हाउस ऑफ सेल। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेल की जो सारी पावर होती है, सेल की जो सारी पावर होती है वो किसके पास होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है। इसलिए उसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। अब देखिए, डबल मेम्ब्रेन, इस बात को ध्यान में रखना है। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि सेल के अंदर केवल 3 ऑर्गेनल ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। बाकी जो भी ऑर्गेनल होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये तीनों जो सेल ऑर्गेनल हैं वो कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। बाकी लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, ये सारे कैसे हैं? सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो बाहर एक ब्लैक कलर की हमें लाइन दिखाई दे रही है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये जो फोल्डिंग वाली जो लेयर है ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि आउटर मेम्ब्रेन कैसी है? पोरस है। पोरस का मतलब क्या होता है? मतलब आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पोर्स बियर करती है। इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छिद्र प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये पोर्स क्यों बियर करती है? ताकि मटेरियल्स का, आयंस का, मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो सके। ठीक है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड एंड फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। अब बात कर रहे हैं इनर मेम्ब्रेन की। तो ये जो फोल्ड वाला स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो फोल्ड्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये वाले फोल्ड्स, इन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। फाइन, ये हुआ आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बारे में। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। एक चीज़ और, हमने आउटर मेम्ब्रेन की बात की, इनर मेम्ब्रेन की बात की। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स यहाँ प्रेजेंट है
ये जो येलो कलर का हमें सरफेस दिखाई दे रहा है ना, जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और हमें पता है, हम आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, अपने खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ ये डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, और ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो ग्रीन कलर में हमें दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, ये जो सर्कुलर फॉर्म में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज डीएनए, ठीक है। अब आते हैं फंक्शंस पर। हैविंग ओन डीएनए एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ये डीएनए कहाँ से आता है और क्या काम करता है, इस चीज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। अब भाई इनके पास तो सुपर हीरोज हैं। सुपर हीरो हमने किसे कहा था? पिछली वीडियोस में हमने राइबोसोम की बात की थी, ठीक है। उन्हीं को हमने सुपर हीरोज कहा था। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन को सिंथेसिस कर रहे हैं, और प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्युलर एक्टिविटीज। इसलिए हमने राइबोसोम को सुपर हीरो कहा था, क्योंकि प्रोटीन आ कहाँ से रहे हैं? राइबोसोम से ही तो आ रहे हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि राइबोसोम कहाँ से आ रहे हो, राइबोसोम कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया को मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्यों कहा है? देखिए, इसे मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन इसलिए कहा है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है। कैसे करता है? हमारी बॉडी में जो फूड हम टेक इन करते हैं, उस उस फूड का ब्रेक डाउन करता है माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू। क्या होता है? जो भी फूड स्टफ होता है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इस बात को ध्यान रखना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उसे ब्रेक डाउन कर देता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी होती है और कुछ एंजाइम्स की हेल्प भी होती है यहाँ, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के थ्रू जो फूड होता है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, ठीक है। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो सबको पता है कि हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज हो रही है, बन रही है, तो वो कहाँ जाएगी? हमारी बॉडी से वो तो टेक आउट हो जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक आउट करते हैं, राइट। वाटर जो है वो भी अपने काम में चला जाएगा, और जो एनर्जी है वो क्या होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाएगी, है ना। किस फॉर्म में स्टोर होगी? एटीपी की फॉर्म में स्टोर होगी, ठीक है। और जब भी फिर सेल को नीड होगी सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए, या हमें नीड होती है मैकेनिकल वर्क के लिए, तो वो एनर्जी वहाँ यूज होती है। तो इस पूरी प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा है? रेस्पिरेशन किस तरह हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन भी यही हुआ है, क्योंकि यहाँ क्या किया है माइटोकॉन्ड्रिया ने? फूड को, है ना, फूड स्टफ को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन किया है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये चीज़ तो हम पढ़ ही चुके हैं कि एनर्जी को जो स्टोर कर रहा है, ये किसके फॉर्म में स्टोर करता है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है। नेक्स्ट है एटीपी इज यूटिलाइज्ड बाय सेल इन सेल्यूलर एक्टिविटी। अब ये जो एटीपी, ये यूटिलाइज इस ये जो एटीपी है जिसमें वह एनर्जी को स्टोर कर रहा है, उसको वो कहाँ यूज़ करता है? तो सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए ये एटीपी यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मैकेनिकल वर्क। अब ये जो एनर्जी यहाँ स्टोर हो रही है, ये कहाँ यूज़ होती है? मैकेनिकल वर्क में। मैकेनिकल वर्क मतलब क्या? जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जो भी हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो वो मैकेनिकल वर्क हुआ, तो उसमें हमें एनर्जी की नीड तो होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया से आती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट कंटेन्स एंजाइम यूज्ड इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। हमने ये भी पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और वो एंजाइम्स कहाँ यूज होते हैं? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रू ऑक्सीडेशन दे डू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये भी हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइम ऑक्सीडेशन होता है ना, और ऑक्सीडेशन के थ्रू ही ये क्या कर पाते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर पाते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ। अब बात करेंगे हम साइटोप्लाज्मा के बारे में। साइटोप्लाज्मा सबको पता है, पिछली वीडियोस में भी हम शॉर्ट में डिस्कस कर ही चुके हैं कि साइटोप्लाज्मा क्या रोल प्ले करता है सेल के अंदर।
अब यहाँ हम फिर से इसको देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली कि भाई साइटोप्लाज्मा सेल के अंदर क्यों है, तो सब लोग को पता है। सबसे पहले तो हम इसकी पोजीशन देखते हैं कि सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट है। तो सेल के सेंटर में ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बाउंड्री पर ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्मा, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, फ्लॉट करते हैं। और इस साइटोप्लाज्मा के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ इस लेयर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्मा जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या है, ये कंटेन करता है सारे सेल ऑर्गेनल्स को। ठीक है, स्ट्रक्चर पर आते हैं। साइटोप्लाज्मा इज जेल लाइक फ्लूइड। साइटोप्लाज्मा क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है। बिल्कुल वाटर की तरह नहीं होता, एकदम लिक्विड, हल्का सा गाढ़ा होता है, इसलिए इसे बोला है जेल लाइक, है ना। प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस चीज को तो हम अभी पढ़ चुके हैं। साइटोप्लाज्मा इज अ थिक एंड सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। साइटोप्लाज्मा जो होता है वह थिक होता है, मतलब हल्का सा गाढ़ा होता है। और इसे सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड क्यों बोला है, सेमी ट्रांसपेरेंट इसे इसलिए बोला है, देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। ठीक है, कि ये ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट क्यों होता है। सपोज करिए हमारे पास दो प्लेट्स हैं, हमारे पास दो कटोरियाँ हैं। ठीक है, उन दोनों कटोरियों में हमने एक में मिल्क फिल किया है और एक में वाटर फिल किया है। ठीक है, और दोनों में हमने एक पिन डाल दी। तो आप मुझे बताइए कि किस कटोरी की पिन हमें विजिबल होगी, मिल्क वाली या वाटर वाली। तो ऑब्वियसली मिल्क वाली तो नहीं होगी, कौन सी वाली होगी, वाटर वाली। क्यों, क्योंकि वाटर कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। तो सिमिलरली आप सोचिए, जब भी हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें जो न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल वॉल हमें जो दिखाई देती है, जो हमें साइटोप्लाज्मा दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है, वो हमें इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि साइटोप्लाज्मा जो होता है वह ट्रांसपेरेंट होता है। अगर वह ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो हमें जो न्यूक्लियस है, जो सेल वॉल है, वो तो हमें विजिबल ही नहीं हो पाती ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सारी चीज़ें हमें विजिबल ही नहीं हो पाती। तो इसलिए जो साइटोप्लाज्मा होता है वो कैसा होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम अभी से क्लियर करेंगे तो आगे जाके जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे या नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, तब अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हमें आगे दिक्कत नहीं होगी। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड अदर साइंटिस्ट इन 1835। साइटोप्लाज्मा को रॉबर्ट ब्राउन और कुछ अदर साइंटिस्ट ने 1835 में डिस्कवर किया था। साइटोसोल, ये एक नया टर्म आया है। साइटोसोल एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्मा। अब हम साइटोप्लाज्मा की बात कर रहे हैं कि साइटोप्लाज्मा जो है वो सेल को कंटेन करता है, यहाँ प्रेजेंट होता है। लेकिन ये बना किस चीज़ का होता है, तो देखिए कई बार हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, साइटोप्लाज्मा पढ़ लिया, सेल पढ़ लिया, प्लांट सेल पढ़ लिया, एनिमल सेल पढ़ लिया, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनमें जो डिफरेंस होता है उसको हम भूल जाते हैं। जैसे प्रोटोप्लाज्मा क्या है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या है, साइटोप्लाज्मा क्या है, साइटोसोल क्या है। तो हमने पिछली वीडियोज़ में प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को तो बिल्कुल क्लियर किया था। अब आज हम बात करेंगे साइटोसोल की। देखिए साइटोप्लाज्म सबसे पहले, अभी यहाँ जो फिल है ना, ये साइटोप्लाज्म है। मैं इसको साइटोप्लाज्म क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में फिल है, और दूसरी बात कि इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट हैं। अगर मैं सपोज करिए इन सारे सेल ऑर्गेनल्स को निकाल के बाहर रख दूँ ना, तो अंदर जो मटेरियल बचेगा केवल वह क्या होगा, साइटोसोल होगा। ठीक है, बस यही डिफरेंस है साइटोसोल और साइटोप्लाज्मा के अंदर। आप ये समझिए कि साइटोप्लाज्मा जो है वह एक ऐसा फ्लूइड है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और साइटोसोल जो है वह ऐसा फ्लूइड है जिसमें से हमने क्या क्या रिमूव कर दिया, जिसमें से हमने सेल ऑर्गेनल्स को रिमूव कर दिया। तो बचा हुआ क्या हो गया, साइटोसोल हो गया। ठीक है, अब क्लियर है। तो साइटोसोल जो है वो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है साइटोप्लाज्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोसोल। अब ये फंक्शन क्या करता है, मतलब क्या फंक्शन है साइटोप्लाज्मा का, तो ये सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोसोल। सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन
साइटोप्लाज्मा, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। मेड अप ऑफ 70 to 90% ऑफ वाटर, और ये किसका बना होता है, इसके अंदर 70 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटीज अकर्स हेयर, साइटोप्लाज्मा के अंदर कई सारी जो एक्टिविटीज हैं वो होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं वैक्यूल के बारे में। देखिए, जब भी वैक्यूल के बारे में हम बात करेंगे तो हमें यहाँ एनिमल सेल और प्लांट सेल को कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल ना के बराबर होता है। इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ होती है, प्लांट सेल के अंदर होती है, ठीक है। क्योंकि एनिमल सेल, अब उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वैक्यूल का मेन रोल क्या है। सबसे पहले ये बात करते हैं, तो वैक्यूल की नीड क्या है। तो वैक्यूल जो होता है ना वो स्टोरेज का काम करता है। वैक्यूल जो होता है वो स्टोरेज का काम करता है। जो भी सेल के लिए नीडेड मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दिस इज वैक्यूल। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन ये नहीं है। फ्लूइड फिल्ड सैक फॉर स्टोरेज, ये सैक मतलब क्या, सैक को हम इजीली समझते हैं। आप समझ लीजिए एक पाउच या एक बैग या कोई भी थैला छोटा सा, है ना, छोटा सा कोई बैग समझते हैं। तो वही एक पाउच या एक बैग होता है जिसमें क्या फिल होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है, मतलब कोई भी लिक्विड समझ लीजिए, ठीक है। तो ये स्टोरेज का काम करता है। अब ये सैक दैट स्टोर्स वाटर, फूड एंड अदर मटेरियल्स नीडेड बाय सेल, ये जो सैक है, ये जो बैग है, जो पाउच है, वो वाटर या फूड या कोई भी ऐसे अदर मटेरियल्स को कंटेन करता है, स्टोर करता है जिसकी सेल को ज़रूरत होती है। तो जनरली जो वैक्यूल होता है वह इस तरह का दिखाई देता है और इसके अंदर सेल सेप भरा हुआ होता है। सेल सेप से ये फिल होता है। अभी हम बात करेंगे कि सेल सेप क्या होता है। अब देखिए, वैक्यूल इन एनिमल सेल एंड वैक्यूल इन प्लांट सेल। तो ये है हमारी एनिमल सेल और ये है हमारी प्लांट सेल। यहाँ से हमें क्लियरली डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि एनिमल सेल में वैक्यूल कितना छोटा होता है और प्लांट सेल में कितना बड़ा होता है। देखिए, सबसे पहले साइज देखते हैं। ये है प्लांट सेल का वैक्यूल, दिस इज, और देखिए एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो ये है। कितना कितना बड़ा डिफरेंस है। एनिमल सेल में बिल्कुल इसका साइज छोटा है और प्लांट सेल में वहीं बहुत बड़ा साइज इसका है, ठीक है। अब बात करते हैं एनिमल सेल में वैक्यूल किस तरह का होता है। स्मॉल होता है, देन टेम्परेरी होता है और स्टोर करता है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन को, ठीक है। स्मॉल है, टेम्परेरी है, स्टोर कर रहा है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन को। वहीं बात करते हैं एनिमल सेल में, लार्ज होता है, यहाँ दिखाई दे रहा है, लार्ज होता है, डिस्टिंक्ट होता है, एकदम डिस्टिंक्ट है, परमानेंट होता है। यहाँ टेम्परेरी होता है और यहाँ परमानेंट होता है। क्या मतलब, एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो तभी तक प्रेजेंट रहेगा जब तक इसकी ज़रूरत होगी। जब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो वह वहाँ से चला जाएगा, ठीक है। चला जाएगा मतलब उसका काम ख़त्म हो गया। अभी एनिमल सेल में ये स्टोरेज के काम आ रहा है, ठीक है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन के स्टोरेज के काम में आ रहा है। जब स्टोरेज का काम होगा ही नहीं तो भाई वो क्यों प्रेजेंट होगा सेल के अंदर, तब उसका रोल खत्म हो गया, मतलब वो उसका भी एंड हो गया। वैक्यूल इन प्लांट सेल की अगर बात करें तो यहाँ पे ये परमानेंट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अभी क्या रिक्वायरमेंट होती है इसके बारे में बात करते हैं। स्टोर सेल सेप, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल सेप प्रेजेंट होता है इसके अंदर। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, अब ये बात आई है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी मतलब क्या होता है, फूला हुआ होता है, ठीक है। जो सेल जो प्लांट सेल होती है उसको ये टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक जो टर्गर प्रेशर होता है सेल के अंदर वो इसे प्रोवाइड कर रहा है। सेल फूली हुई है, वैक्यूल जो है उसने एक बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हुआ है सेल के अंदर, है ना। और रिजिडिटी को हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्लांट सेल होती है हमें पता है कि वो रिजिड होती है, एनिमल सेल की कंपैरिजन में वो बहुत रिजिड होती है, ठीक है। तो
जो वैक्यूल है वो क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। अभी हमने बात की कि सेल का मैक्सिमम 50 to 90% ये ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस। एंड देन सेल से किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, तो अमाइनो एसिड, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड। सबको पता है ना अमाइनो एसिड क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। शुगर क्या है, शुगर भाई शुगर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ये, जो कि होना ही चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड को भी ये कंटेन करती है। तो यहाँ हमने बात की है वैक्यूल की। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या होता है, देखिए अभी वैक्यूल के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में ना के बराबर और प्लांट सेल में बहुत लार्ज अमाउंट में। अब बात कर रहे हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड जो होता है ना वो केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता ही नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल में इसका रोल ही नहीं है। अब इसकी नीड क्या होती है प्लांट सेल में, इसके बारे में हम बात करेंगे। लार्ज ऑर्गेनल होता है, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट लार्ज ऑर्गेनल है, स्टोर करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, ये भी बहुत बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसको हम कभी कभी समझ ही नहीं पाते हैं। हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, बट हमें बेसिक जो डिफरेंस होता है वो नहीं पता होता है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कार्बन कंटेन कर रहा है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इन चीज़ों की बॉन्डिंग है, वो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो उसको क्या करता है, ये स्टोर करता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, क्या, ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6। नाउ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन दैम। जो प्लास्टिड होता है ना उसे हम क्लासीफाई करते हैं टू टाइप्स में, क्लासीफाइड करते हैं टू टाइप्स में। किस बेस पर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन दैम, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे दो तरह के पिगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट इन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इन दोनों के अंदर जो होते हैं वह अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ल्यूको और क्रोमो। देखो जब भी हम किसी वर्ड को पढ़ रहे हैं ना तो सबसे पहले उस वर्ड को तोड़ के समझ लो। बायोलॉजी के अंदर ये एक प्लस पॉइंट है कि कई सारे शब्द और कई सारी लाइंस हमें, अगर हम उन्हें ब्रेक डाउन कर दें, स्प्लिट कर देना, तो ही वो हमें समझ में आ जाती है। तो ल्यूकोप्लास्ट का मतलब आप यहाँ समझ लो, ये कलरलेस पिगमेंट होता है यहाँ ल्यूको, ठीक है। और क्रोमो, क्रोमो मतलब क्या समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं कलर से रिलेटेड है ये प्लास्टिड। तो इसके अंदर कलर्ड प्लास्टिड प्रेजेंट होता है और इसके अंदर कलरलेस प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड कंटेन करता है और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड कंटेन करता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो, उसका एक टाइप क्लोरोप्लास्ट भी होता है ना। और हमें मेन तो हमें इसी को ध्यान रखना है, इसी को पढ़ना है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट है यहाँ, क्लोरोफिल पिगमेंट है। इसके बारे में तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि ग्रीन लीव्स में यही प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से इवन जो लीव्स होती हैं उनका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। यहाँ पे तो भाई कलरलेस प्लास्टिड है तो यहाँ पे कोई पिगमेंट नहीं है। ये स्टोर करता है स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को, ठीक है। इसका ये काम है स्टोरेज वाला। इधर इनके क्या काम है कि ये पिगमेंट्स को कंटेन कर रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट की बात हम यहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो और कौन से पिगमेंट कंटेन करता है, येलो और ऑरेंज कलर के भी ये पिगमेंट कंटेन करता है। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है, जहाँ पे कलर्ड प्लास्टिड कलर वाले जो पिगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट है, ये क्या काम करता है, प्रोवाइड्स कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर। अब कलर वाले पिगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, येलो, ऑरेंज, तो ये क्या करता है, जो कलरफुल फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर कलर कहाँ से आता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट से ही आता है कलर, है ना, क्योंकि इसके अंदर कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट है। स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, स्टार्च एंड ऑयल, ये किसका काम है, ल्यूकोप्लास्ट का काम है। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, इसका मेन रोल काम है जो हमें समझना है अच्छे से। ये क्या करता है, ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को, ट्रैप सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
अब देखिए डायग्राम की हेल्प से इसे समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम, क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या करता है, ये है हमारा प्लांट, ठीक है। प्लांट की लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल यहाँ प्रेजेंट है। पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं, फिर वो डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा। ये है क्लोरोप्लास्ट, हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज, एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक मैट्रिक्स भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। एक्वस फ्लूइड यहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो येलो कलर में विजिबल हो रहा है, ठीक है। ये जो हमें स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, इनको समझ लीजिए कि एक के ऊपर एक प्लेट्स जमी हुई हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक प्लेट्स जमी हुई हैं। तो ये एक सिंगल प्लेट को अगर मुझे नाम देना हो तो मैं इसे कहूँगी थाइलाकॉइड। क्या कहूँगी, थाइलाकॉइड। और प्लेट्स के इस ग्रुप को अगर मुझे नाम देना हो ना तो मैं इसे कहूँगी ग्रेनम। क्या नाम दूंगी इसे, ग्रेनम। ये क्या है, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड है। ये पूरा क्या बना हुआ है, एक स्टैक बना हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ पूरा एक स्टैक, एक सिंगल प्लेट हुई। ये प्लेट नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट है ना। ये तो एक सिंगल प्लेट, इस सिंगल क्लोरोप्लास्ट को मैंने क्या बोल दिया, थाइलाकॉइड बोल दिया, और पूरे स्टैक को क्या बोल दिया, ग्रेनम बोल दिया। अब ये जो ग्रेनम है ये एक दूसरे से अटैच दिख रहे हैं, है ना, कनेक्टेड है। इसको क्या बोलते हैं, इसको लैमिला कहते हैं, लैमिला, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट की बात हो गई, स्ट्रोमा की बात हो गई, थाइलाकॉइड की बात हो गई, ग्रेनम की बात हो गई, क्लोरोफिल कहाँ है। तो क्लोरोफिल जो होता है वह इन्हीं थाइलाकॉइड की सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो अब हम देखते हैं उस डायग्राम को, ये यहाँ, ठीक है। तो ये लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब क्लोरोफिल के पास एक एबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है सनलाइट को। पकड़ के क्या करती है, पकड़ के अपने पास रखेगी उसे, इन्वायरमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लेगी, और यहाँ सॉइल से जो वाटर है उसे ले लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया। क्लोरोफिल ने सनलाइट को ऑब्जर्व कर लिया, ट्रैप कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, वाटर को ले लिया। अब यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जो यहाँ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर से ली गई है, ये वाटर है जो सॉइल से लिया गया है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यहाँ पे जो प्लांट है वो क्या करता है, अपना फूड सिंथेसिस करता है, अपना फूड C6H12O6, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज क्या होती है, एक शुगर होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होती है, ठीक है। तो ये यहाँ फॉर्म होता है। बाकी क्या निकलता है यहाँ से, क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन इनके काम की नहीं है, प्लांट्स के काम की नहीं है, ये किसके काम की है, ये हमारे काम की है ना। प्लांट से जो ऑक्सीजन ये निकल रही है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, इसी ऑक्सीजन को हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बात की, प्लास्टिड के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात की। इससे पहले हमने वैक्यूल के बारे में बात की, साइटोप्लाज्मा की बात की, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की। हमने इन सारी चीज़ों के बेसिक फंक्शन, स्ट्रक्चर, और जो भी इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आज पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हमारे जो बचे हुए सेल ऑर्गेनल हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। और आप लोगों को जो भी नेक्स्ट टॉपिक चाहिए कि आप लोगों को उसको समझना है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।